Hello and welcome once again in class 10 online chemistry classes. In this video, we will continue to 3.4.2 enrichment of ores. Let's start it directly. Ores mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. कि जो ओर्स हम अर्थ के अंदर से निकालते हैं उसमें लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती है जैसे सोयल सैंड ये सब एज ए इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसे गैंजू कहते हैं द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल और जो इम्प्योरिटीज हैं उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा एक्सट्रैक्शन करने से पहले मेटल के ठीक है प्रायर मतलब पहले होता है कि हमें मेटल को एक्सट्रैक्शन करने से पहले जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव होनी जरूरी होती है द प्रोसेस इज used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical and chemical properties of gangue and the ore और वो methods जिसकी जो हम अप्लाई करते हैं gangue को रिमूव करने के लिए और से उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी gangue की ठीक है जैसे हम डायरेक्ट वॉशिंग से कर सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन होता है तो उसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं कि कैसे हम उनको रिमूव कर सकते हैं अब जैसे आयरन के जो ओर्स हैं वो अपने पार्टिकल से हम मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड उसी के बेसिस पे अलग अलग जो टेक्निक होती है वो अप्लाई की जाती है यानी किसके बेसिस पे कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है Now let's move on to the next topic that is extracting metals low in the activity series कि हम उन metals को जो low activity होती है जिनकी ठीक है activity series में low होते हैं उनको हम कैसे extract out कर लेते हैं So metals low in the activity series are very unreactive वो metal जो सबसे नीचे होते हैं activity series में वो unreactive होंगे The oxide of these metals can be reduced to metals by heating alone. और इन जो ऑक्साइड हैं इन मेटल्स के उन्हें हम रिड्यूस कर लेते हैं सिर्फ हीट करके यानी अगर हम ऑक्साइड को डायरेक्टली हीटिंग कर देते हैं तो जो ऑक्साइड होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल सिनाबार इज HgS ठीक है Hg इज मर्करी सल्फाइड ठीक है मर्क्यूरी सल्फाइड इज एन और ऑफ मर्करी ये किसका और है मर्क्यूरी का When it is heated in air जब हम इसको एयर में हीट करते हैं it is first converted into mercuric oxide वो पहले किस में कन्वर्ट होता है mercuric oxide के अंदर mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating और जो mercuric oxide है वो फिर रिड्यूस हो जाता है किसमें मरकरी में जब हम और भी आगे उसको हीट करते रहते हैं इसको आप आसानी से इन रिएक्शन की हेल्प से समझ सकते हैं कि जैसे मर्क्यूरस सल्फाइड है उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो पहले तो किस में कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है फिर जो ऑक्साइड है उसको हम फिर से हीट कर देते हैं और वो मेटल क्या हो जाता है उसमें से रिड्यूस होके सेपरेट आउट हो जाता है आपने फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ा हो तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है जिसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं यानी अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ और अगर ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज कर रहे हैं यानी रिमूव हो रहा है तो वो रिडक्शन होता है तो इस तरह से हम जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उन्हें डायरेक्ट हीट से भी क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं और वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2S कॉपर सल्फाइड ठीक है यानी जैसे कॉपर का और है वो कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है नेचर में एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और जस्ट हीटिंग इन एयर कि हम इसको जो कॉपर है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली हीट करने जैसे कॉपर सल्फाइड है उसको हमने हीट किया ऑक्सीजन में वो भी कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई कॉपर ऑक्साइड और Cu2S
यानी उसका जो बचा हुआ और है, फिर से हमने हीट किया तो क्या मिला हमें, जो कॉपर है वो रिड्यूस होके सेपरेट आउट हो चुका है यहाँ। तो वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट हीटिंग से निकाल लेते हैं। ठीक है, किनके, उनके जो सल्फाइड ओर होते हैं वो हम उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और हीट करने के बाद वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। ऑक्साइड ओर को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और रिड्यूस होके हमें मेटल्स में मिल जाता है। Now let's move to the next topic, that is extracting metals in the middle of the activity series। कि जो मिडिल में है हम उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने इससे पहली वीडियो के अंदर ये एक जो चार्ट दे रखा था उसके अंदर एक्सप्लेन किया था कि हम जो मिडिल में होते हैं वो या तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं या सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं। अगर कार्बोनेट में हो रहे हैं तो एक को हम क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन करा रहे हैं, दूसरे का हम क्या कराएंगे, रोस्टिंग करा देते हैं। So the metals in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive। तो जो मेटल्स मिडिल में होते हैं एक्टिविटी सीरीज के, जैसे आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। These are usually present as sulfides और carbonates in nature। ये या तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में। It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonates। तो ये ध्यान रखना है हमें कि एक मेटल को उसके ऑक्साइड और से निकालना आसान है अगर हम कंपैरिजन करें उसके सल्फाइड और कार्बोनेट और से। यानी सल्फाइड और होगा या कार्बोनेट और होगा, उसमें से डिफिकल्टी होती है। इससे पहले अभी जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास मेटल को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया तो डायरेक्ट हीटिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करा के और सेपरेट करा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। सो देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन, यानी रिडक्शन करने से पहले, द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। तो जो मेटल सल्फाइड्स हैं या मेटल कार्बोनेट्स हैं, हमें उसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air। ये जो सल्फाइड ओर है उसे हम ऑक्साइड में करेंगे, इसमें कि जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर प्रेजेंट होती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। यानी ऑक्साइड ओर को या सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो ये ध्यान रखना है सिंपली भी हमें कि जो रोस्टिंग होता है वो किसी भी चीज को हीट करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। This process, the carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in limited air, and this process is known as calcination। जबकि जो कार्बोनेट ओर है उसे हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं सिर्फ लिमिटेड एयर के अंदर हीट अप करके, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कैल्सिनेशन। The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ores can be shown as follows। कि जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो रोस्टिंग से और कैल्सिनेशन में होता है जिंक ओर को, उसे नीचे दिखा रखा है कि अगर हम रोस्टिंग कर रहे हैं दैट इज जिंक सल्फाइड, अभी पढ़ा था हमने कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उसे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। और कैल्सिलेशन मतलब कि इसमें देखिए ऑक्सीजन की बहुत लिमिटेड सप्लाई है यानी एयर की, और जैसे जिंक कार्बोनेट और है उसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देन द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द कोरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। और जो मेटल ऑक्साइड है फिर हम उन्हें बाद में रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, जैसे कार्बन होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो अपना तो ऑक्सीडेशन करते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, रिड्यूस। ठीक है, कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, कि जो अपना क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करा देते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन ऐसा एक एग्जांपल है रिड्यूसिंग एजेंट का, कि जो अपना ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे जो मेटल्स होते हैं उनको रिड्यूस करके सेपरेट आउट कर देता है।
So for example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड को हमने हीट किया कार्बन से, तो वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, मेटेलिक जिंक में. और यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन कि ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO. ठीक है, यानी जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से रिएक्ट करते हैं तो जिंक तो रिड्यूस होके मेटेलिक जिंक बन जाता है, और कार्बन जो है वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है. Now you are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in the first chapter. ठीक है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. So obtaining metals from their compounds is also a reduction process. तो हम जो मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं अपने कंपाउंड से, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, यानी मेटल्स को उनके कंपाउंड से हम रिडक्शन निकालना रिडक्शन प्रोसेस बोला जाता है. ठीक है, और किससे निकाल रहे हैं हम, ऑक्साइड से, और ऑक्सीजन को अगर रिमूव कर रहे हैं तो वो रिडक्शन होगा. सो बिसाइड्स यूजिंग कार्बन को द reduce metal oxides to metal, sometimes displacement reaction can also be used. कि सिर्फ हम कार्बन का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं रिड्यूस करने के लिए मेटल ऑक्साइड को, कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर लेते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है. तो इससे क्या होगा कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो बाहर आ जाता है, यानी सेपरेट मेटेलिक फॉर्म में आ जाता है. So the highly reactive metals such as sodium, calcium and aluminium etc. are used as reducing agents. वो reducing agents की तरह से use होते हैं. So because they can displace metals of lower reactivity from their compound. क्योंकि ये जो metals हैं यानी सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम, ये जो उनसे लोअर रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं. For example, when manganese dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction takes place. कि जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर यानी एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, ये MnO2 प्लस 4Al gives 3Mn, यानी जो मैंगनीज होता है वो सेपरेट हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल जो कंपाउंड है वो बन जाता है, और इससे हीट भी जनरेट होती है. तो कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. क्या आप पता कर सकते हैं इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है. तो आपने देखा कि एल्यूमिनियम पे तो ऑक्सीजन लगा तो वो तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो जाता है. So these displacement reactions are highly exothermic. ये displacement reaction बहुत ज्यादा exothermic होती है, यानी heat release होती है. वो reaction जिसमें heat release होगी वो exothermic होती है. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. कि जो heat produce होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जो metal हमें मिलेंगे वो हमेशा molten state में मिलेंगे, यानी पिघली हुई state में मिलते हैं. In fact, the reaction of iron third oxide, that is Fe2O3, with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts, and this reaction is known as Thermit reaction. तो इनफैक्ट जो रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड की अगर हम एल्यूमिनियम के साथ में करते हैं तो वो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने का काम करती है, या जो क्रैक पार्ट होते हैं मशीन के उनको ज्वाइन करने का काम करती है, और इसको हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं. याद रखना है आपको इसको कि रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम वो एक थर्मिट प्रोसेस है, और उसकी रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 2Al. Fe रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर से और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेपरेट हो जाता है यानी कंपाउंड, और इसके साथ हीट रिलीज होती है. तो जो मोल्टन स्टेट में आयरन बन रहा है वो उन गैप्स को या क्रैक्स को फिल करने का काम कर देता है. So for this video, this is all about that how we can extract out the metals from the middle of activity series. The next topic, that is extraction of metal towards the top of the activity series, we will discuss in next video. And thank you.